आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे रोंगटे खड़े कर देने वाले केस पर बात करने वाले हैं जिसने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मतलब कल्पना की जा सकती है कि पुलिस एक मर्डर केस में दिन रात एक कर दे, असली मास्टरमाइंड को पकड़ भी ले और फिर सिर्फ एक कागजी गलती, जी हाँ, सिर्फ एक टाइपिंग मिस्टेक की वजह से वो मास्टरमाइंड आराम से जेल से बाहर आ जाए। बिल्कुल, हम चर्चित राजा रघुवंशी मर्डर केस की ही बात कर रहे हैं। ये केस दिखाता है कि कानून की दुनिया में कागज के एक टुकड़े पर हुई छोटी सी लापरवाही कितनी भयानक साबित हो सकती है। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम किन पहलुओं पर बात करेंगे। शुरुआत करेंगे जानलेवा साजिश की शुरुआत से, फिर सेल्फी पॉइंट पर खून, पुलिस की 790 पन्नों की चार्जशीट, वो एक भयानक गलती, संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन और आखिर में सीबीआई जांच की मांग। बस सीधे मुद्दे पर आते हैं। पहला भाग, जानलेवा साजिश की शुरुआत। कई राज्यों में रची गई योजना। देखिए, ये कोई गुस्से में अचानक से उठाया गया कदम नहीं था, बाकायदा एक खूनी साजिश रची गई थी। 21 मई को गुवाहाटी के एक अनजान जगह पर पहला प्रयास हुआ था, लेकिन वो जगह इनके लिए एकदम नई थी, इसलिए प्लान फेल हो गया। पर साजिशकर्ताओं ने हार नहीं मानी। उसी दिन इंदौर से मिल रहे रिमोट गाइडेंस के साथ पूरी टीम मेघालय के लिए निकल पड़ी और फिर 23 मई को मेघालय के सोहरा के पास एक सुनसान इलाके में इस भयानक साजिश को आखिरकार अंजाम दे ही दिया गया। इस पूरी वारदात में हर एक इंसान का रोल एकदम फिक्स था। कोई भी आम मामला नहीं था ये। घटनास्थल पर खुद राजा की पत्नी सोनम मौजूद थी। वही असली मास्टरमाइंड थी। उसका प्रेमी राज मीलों दूर इंदौर में बैठकर किसी फिल्म के डायरेक्टर की तरह सब कुछ रिमोट से कंट्रोल कर रहा था। विशाल को मुख्य हमलावर बनाया गया था। आकाश दूर खड़ा होकर निगरानी कर रहा था ताकि कोई आ ना जाए। और आनंद ने सारी लॉजिस्टिक्स संभाली। मतलब उसी की आईडी पर फर्जी सिम कार्ड निकाले गए थे। पर्दे के पीछे की ये प्लानिंग सच में हैरान करने वाली है। दूसरा भाग, सेल्फी पॉइंट पर खून, योजना का निष्पादन। अब देखते हैं कि 23 मई को असल में हुआ क्या था। पुलिस जांच से जो चरण सामने आए हैं वो काफी खौफनाक हैं। चरण 1, सोनम एक खूबसूरत सेल्फी पॉइंट पर राजा को ले जाती है। चरण 2, वहां पहुंचते ही सोनम विशाल को एक इशारा करती है जो पहले से ही तय था। चरण 3, इशारा मिलते ही विशाल पीछे से एक दाव, मतलब एक तेज धार वाली कुल्हाड़ी से राजा पर जानलेवा वार करता है। और फिर चौथा और आखिरी चरण, ये सब मिलकर राजा के शरीर को पास ही मौजूद एक गहरी खाई में फेंक देते हैं। तीसरा भाग, 790 पन्नों की चार्जशीट, सबूतों का पहाड़। अब मर्डर तो हो गया, लेकिन मेघालय पुलिस ने भी जांच में कोई कसर नहीं छोड़ी। 790, जी हाँ, 790 पन्ने। ये सिर्फ कोई नंबर नहीं है, बल्कि पुलिस द्वारा तैयार की गई चार्जशीट के पन्नों की गिनती है। मतलब पुलिस ने एक ऐसा मजबूत केस खड़ा किया था जहां अपराधियों के बच निकलने का कोई चांस ही नहीं दिख रहा था। एकदम फुल प्रूफ। इस चार्जशीट में पुलिस के पास सब कुछ मौजूद था। वेरीफाइड सीसीटीवी फुटेजेस थे, घटना से जुड़ी मोबाइल तस्वीरें थीं और सबसे बड़ी बात कॉल डेटा रिकॉर्ड्स यानी सीडीआर, जिससे साफ साबित हो रहा था कि ये पांचों लगातार एक दूसरे के संपर्क में थे। इसके अलावा होमस्टे की बुकिंग और किराए पर ली गई स्कूटर की डिटेल्स भी मौजूद थीं। डिजिटल और फिजिकल सबूतों का एक ऐसा जाल बुना गया था जिसे तोड़ना नामुमकिन सा लग रहा था। चौथा भाग, पुलिस की एक भयानक गलती, कागजी कार्रवाई में आया मोड़। और यहीं पर कहानी पूरी तरह से पलट जाती है। एक तरफ 790 पन्नों की शानदार चार्जशीट और दूसरी तरफ एक अरेस्ट मेमो। जब पुलिस ने सोनम को गिरफ्तार किया तो उन्हें भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 103(1) लगानी थी, जो हत्या के लिए होती है। लेकिन कागज पर क्या लिख दिया गया? धारा 403(1). और इस धारा का मतलब क्या है? संपत्ति का बेईमानी से दुरुपयोग। मतलब इल्जाम है खौफनाक मर्डर का, लेकिन कागजों में गिरफ्तारी हो रही है किसी प्रॉपर्टी के झगड़े में। ये इतनी बड़ी बेवकूफ़ी थी जिस पर शायद ही कोई यकीन कर पाए। पुलिस ने अदालत में अपना बचाव करते हुए कहा कि अरे ये तो बस एक क्लेरिकल एरर है, लिखने में मानवीय गलती हो गई। लेकिन अदालत ने इस बहाने को सिरे से खारिज कर दिया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मामला सिर्फ एक टाइपिंग मिस्टेक का नहीं था। 2 जून 2025 को जब सोनम को पहली बार गाजीपुर कोर्ट में पेश किया गया तो पुलिस के दस्तावेजों में ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे पता चले कि उसे कानूनी सहायता मिली है या उसका कोई वकील वहां मौजूद था। पांचवा भाग, संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन, कानूनी खामी का विश्लेषण। इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझते हैं। हमारे संविधान का अनुच्छेद 22(1) एक बहुत ही बुनियादी और जरूरी अधिकार है।
इसके तहत अगर किसी को भी गिरफ्तार किया जाता है तो उसे गिरफ्तारी का सही कारण बताना और वकील से बात करने देना अनिवार्य है। अब सोनम के केस में क्या हुआ? अरेस्ट मेमो पर लिखा है प्रॉपर्टी का जुर्म और कोर्ट में उसका कोई वकील था नहीं जो इस बात पर आपत्ति जता सके। इसका सीधा मतलब था कि उसके मौलिक संवैधानिक अधिकारों का कानूनी रूप से घोर उल्लंघन हुआ और इसी एक कानूनी पेंच ने जज को विवश कर दिया। और इसका नतीजा क्या निकला? 11 महीने जेल में रहने के बाद इस पूरे मर्डर के मुख्य आरोपी सोनम को बेल मिल गई। शिलोंग के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने उसे रिहा कर दिया, वो भी सिर्फ 50,000 रुपए के बेल बॉन्ड पर। हालांकि कोर्ट ने ये शर्त जरूर रखी है कि वो शिलोंग से बाहर नहीं जा सकती और गवाहों या सबूतों से किसी भी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी वो अब खुली हवा में सांस ले रही है। छठा और आखिरी भाग, सीबीआई जांच की मांग, फैसले के विनाशकारी परिणाम। इस एक फैसले ने राजा रघुवंशी के परिवार को पूरी तरह से तोड़कर रख दिया है। 11 महीने के लंबे इंतजार और पुलिस की इतनी बड़ी गलती के बाद राजा की मां की हर उम्मीद टूट चुकी है। अब वो हताश होकर इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रही हैं। उन्हें अब मौजूदा पुलिस जांच पर कोई भरोसा नहीं रहा। उधर राजा का भाई इस फैसले को लेकर खामोश नहीं बैठने वाला। वो हाई कोर्ट में जमानत को चुनौती देने की पूरी तैयारी कर रहा है। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही परेशान करने वाला सवाल सामने आता है। एक तरफ 790 पन्नों के तकनीकी और वैज्ञानिक सबूत और दूसरी तरफ एक कागज पर हुई लिपिकीय गलती। क्या वाकई किसी अधिकारी की कलम की एक छोटी सी चूक में इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो सबूतों के इतने बड़े पहाड़ को मिट्टी में मिला दे? क्या हमारा न्याय सिस्टम इतना कमजोर है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है।